अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन होगी। हमारे पास अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी फूड आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, वो क्या होगा, स्लिमली उसके सेल मेम्ब्रेन से अंदर ट्रांसफ़र होगा, उसके साइटोप्लाज्म में मिलेगा, पूरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा उसका एनवायरनमेंट से। लेकिन यहीं अगर मैं मल्टी सेलुलर पे जाऊँ तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल कंसिस्ट होते हैं। अब जैसे जैसे उनके सेल्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जा रही है, एक प्रॉपर ऑर्गन बन रहा है, तो आप पूरे उस ऑर्गन में जो है किस तरह आप ट्रांसफ़र होगी, न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से कैसे आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट कैसे आएगा, ये सब कुछ भी तो करना है। इसके लिए हमारे पास एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इस सर्कुलेटरी सिस्टम की भी जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है क्या है बेसिकली, ये क्या करेगा, हमारे पास ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस के लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा और पूरी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको दोबारा से हार्ट पे लेकर आएगा। या फिर हमारे पास कोई न्यूट्रिएंट है या कोई मेडिसिन हमने ली है, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये सारी चीज़ें कहाँ से, हार्ट से ही ट्रांसफ़र होगी हमारी पूरी बॉडी में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वैक्सीन लेते हैं, मीन्स कि इंजेक्शन लगवाते हैं, तो वो हमें कभी भी आर्टरी पे इंजेक्शन नहीं लगाता, वेन्स पे लगाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ब्लड होती है वेन में, वो कहाँ जा रही होती है, हार्ट में जा रही होती है। अब जो वेन से ब्लड हार्ट में जा रही है, तो अब हार्ट जो है उसको प्रॉपर पम्प करेगा ना। अगर मैं उसी आर्टरीज़ पे लगाऊं तो आर्टरीज़ ब्लड को हार्ट पे नहीं लेकर जाएगी, वो ब्लड को वहाँ लेके जाएगी जिस टारगेट ऑर्गन की वो आर्टरी होगी। इसीलिए हम वेन में इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि वेन में जो इंजेक्ट किया है हमने वो ब्लड के साथ हार्ट में जाए और हार्ट उसको प्रॉपरली इक्वली पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे। ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स। हमारे पास दो टाइप्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है, एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में फ़र्क क्या है, पहले हम अपनी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास कोई आर्टरीज, कोई वेन्स, कोई कैपिलरीज कुछ नहीं होगी। चैम्बर सपोज कर लें और एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते क्या कह रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है स्पेसेस में, और वो स्पेसेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये ओपन स्पेसेस होते हैं टिश्यूज़ में, इसको हम कहते हैं साइनसेस। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगी। ब्लड बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक्सचेंज कर रहा होता है, जहाँ पे जिस चीज़ की नीड होती है उसको वहाँ पे पहुँचा देते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाएगा टिश्यूज़ में, और उसके बाद दोबारा वो वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होगा, ब्लड एक दफ़ा साइनस में गया, वहाँ एक्सचेंज हुई, दोबारा वहाँ से बाहर आ गया। इसी तरह जो है ये सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अच्छा, और ये सर्कुलेशन हमारे पास आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्कास में होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स जो है हम किसको कहते हैं, हमारे पास एक पूरी बड़ी किंगडम है। हम फर्स्ट ईयर में आएंगे तो एक पूरा चैप्टर है किंगडम एनिमेलिया के नाम से, उसमें हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें हम सारे इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, और मॉलस्का में हम स्नेल वगैरह जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हमारे पास, कि ब्लड जो है वो वेसल्स के ट्यूब में फ़्लो करेगा। ठीक है, अब ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो किस में फ़्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स में। अब जो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा टिश्यू से। पहले ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, ब्लड डायरेक्ट टिश्यू में जा रहा था, एक टिश्यू में जा रहा, फिर उससे दूसरे टिश्यू में, दैट इज कॉल्ड एज साइनसिस, एक साइनसिस से दूसरे साइनसिस में। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास ट्यूब्स होंगी और उस ट्यूब्स में ब्लड फ्लो करेगा, और जो टिश्यू से कॉन्टैक्ट है ब्लड का वो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो नर्व्स हैं, नर्व्स जो ब्रेन से आती हैं, न्यूरॉन की जो नर्व्स होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं टिश्यू से, लेकिन ब्लड वेसल्स टिश्यू से कांटेक्ट नहीं करते। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन मैन। अगर हम मैन की एग्जांपल देखें तो हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या एक फ्लूइड रन कर रहा है, और इस फ्लूइड को हम क्या कह रहे होते हैं, ब्लड। अच्छा, उस फ्लूइड को रन करवाने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है
जो कि पंप कर रहा होता है, पंपिंग ऑर्गन है। जैसे हम वाटर को पंप करते हैं वैसे ही वो ब्लड को पंप करता है, दैट इज़ हार्ट। और एक चीज़ है हमारे पास ब्लड वेसल्स, क्योंकि हम मैन है और ह्यूमन बीइंग में जो है हमारे पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें बेसिकली 3 चीज़ चाहिए अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही है मैन में, ठीक है। फर्स्ट है ब्लड, सेकंड है हार्ट और थर्ड है ब्लड वेसल्स। अच्छा, ये जो तीनों कैटेगरी किस में प्रेजेंट होगी, तीनों कंपोनेंट्स क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो ब्लड है वो क्या है, एक फ्लूइड है। वो क्या करेगा, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करे। जैसे हार्ट से अगर ब्लड निकल रहा है तो वो ब्लड मेरी फिंगर्स पे भी आ रहा है, मेरी फुट पे भी जा रहा है, तो ये ब्लड क्या कर रहा है, हार्ट से कनेक्ट कर रहा है पूरी बॉडी को। तो हम ब्लड को कह रहे होते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हार्ट क्या है हमारे पास, एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या है, ये कंसिस्ट होता है ट्यूब्स में, और इस ट्यूब्स को हम डिफरेंट नाम दे देते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होता है वो एओर्टा में होता है, जो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है। अभी जब हम हार्ट पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको ये हाईलाइट करूँगी कि एओर्टा हम किसे कहते हैं। और सबसे कम प्रेशर ब्लड का हमारे पास कैपिलरीज में होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ब्लड को, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट इन मैन में पहला कंपोनेंट जो है वो ब्लड है। तो ब्लड क्या है, हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, और ये किस फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। फ्लूइड हम उस चीज़ को कह रहे होते हैं जो फ्लो कर सके, मींस एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट कर सके, ठीक है। इसके अलावा क्या कर रहा होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हमारे पास फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, जिसमें 55% बाय वॉल्यूम होल ब्लड होता है। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, पेल येलोइश लिक्विड है प्लाज्मा, और 90% वाटर होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग परसेंटेज है वो डिफरेंट सॉल्ट्स की होंगी, आइंस की होंगी, मिनरल्स की होंगी, लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इन सारी चीज़ों की होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, ब्लड के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो प्लाज्मा में सॉल्ट होता है कैल्शियम का, वो क्या कर रहा होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्लाज्मा में सॉल्युबल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक सीरम, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। ये सब हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं ब्लड में। जैसे हमारे पास जो फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है, ये क्या कर रहे होते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प कर रहे होते हैं। फिब्रिनोजेन प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन किसी इंसान में ख़त्म हो जाए तो हम वो पेशेंट कहला रहा होता है हेमोफीलिया, हेमोफिलिक पेशेंट। अच्छा, उनमें क्या होता है कि अगर उनकी ब्लीडिंग कहीं से स्टार्ट हुई तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती, उनकी सारी ब्लीडिंग हो, क्योंकि उनके पास ये वाली प्रोटीन ही नहीं बन रही होती, फिब्रिनोजन, ठीक है। और ये कॉमन होता है मैन में, फीमेल में या वुमेन में नहीं होता है। अच्छा, हमारे पास जो है एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, मैं कोई खाना खा रही हूँ, उसमें कोई भी वायरस मेरी बॉडी में चला गया, अब वो वायरस जाके जैसे ही वो डिवाइड होना शुरू करेगा, मेरी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है, वो उसको देखेगा, वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करना शुरू करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज़। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, फाइटिंग कर रहे होते हैं दैट वायरस से। अच्छा, हमारे पास जो प्लाज्मा होता है उसमें कुछ डाइजेस्टेड फूड भी होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और विटामिन्स। उसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स हैं, ये कहाँ से आ रहा है, हमने खाना खाया, फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब भी तो होता है, एब्जॉर्ब कहाँ होगा, ब्लड वेसल्स में ही होगा, क्योंकि उसके बाद फिर उसको होल बॉडी में ट्रांसफ़र होना है। तो अब जो है हमारे पास ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा हमारे कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में। अच्छा, हमारे पास जो हार्मोन्स हैं वो भी ब्लड में होते हैं। अच्छा, हमारे पास 2 चीज़ें, एक होता है हार्मोन्स, एक होता है एंजाइम। हार्मोन्स वो चीज़ जो हमारे पास अपने टारगेटेड ऑर्गन से रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने के बाद ब्लड में शामिल हो जाता है, ठीक है। इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है हार्मोन, हमेशा हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा होता है, हम इसे एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन भी कहते हैं।
दूसरा होता है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन, जिसको हम इंजाइम कहते हैं, और इंजाइम हमेशा वहीं सिक्रीट होगा जहाँ उसको काम करना है, या अगर वो कहीं दूसरी जगह सिक्रीट हो रहा है तो उसको अपने टारगेट ऑर्गन में जाने के लिए कोई ट्यूब, कोई डक्ट चाहिए होगी, वो कभी भी ब्लड के थ्रू नहीं जाएगा, जबकि हार्मोन्स जो है वो किसके थ्रू जाते हैं, ब्लड के थ्रू जाते हैं। अच्छा, अब हमारे ब्लड्स के जो है 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, कॉर्पसल्स जिसको हम सस्पेंडेड सेल्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स। अच्छा, जो हमारे पास कॉर्पसल्स हैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसीज भी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अच्छा, अब हम पहले स्टडी करते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का शेप कैसा होगा, बाइकॉनकेव सर्कुलर लाइक डिस्क। इसके साइज़ भी यहाँ पे मेंशन है। कंपोजिशन में क्या होगा, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। अरे हमने तो पहले पढ़ा था कि अगर न्यूक्लियस नहीं होगी तो सेल वर्क ही नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियस ही सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो फिर ये आरबीसीज कैसे वर्क कर रहा होता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका मेजर कंपोनेंट्स जो है वो आरबीसीज ही है। तो अब जो आरबीसीज हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड है, तो अब हम कैसे वर्क करेगा, हमारा आरबीसीज कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे कंटेन रेड पिगमेंट भी होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन कंटेनिंग आयरन। ठीक है, हमारे पास जो इसकी कंपोजिशन में क्या क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड है पहले तो, उसके अलावा जो है रेड पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन कंटेनिंग आयरन होता है। अच्छा, यहाँ पे जो नॉन न्यूक्लिएटेड की बात है, हमारे पास वो जो आरबीसीज या रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, इसकी फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होती है। जब इसकी फॉर्मेशन होती है उस वक्त ये कंप्लीट सेल होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये अपने आप को अपने फंक्शन के हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है या बाकी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सारे डिसअपेयर हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो 120 डेज़ के लिए इसका खाना बना के जाता है। मींस इसकी जो जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो सब कुछ इसको प्रोवाइड करके जाता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस डिसअपेयर होता है, मींस के 120 डेज़ का सारा कुछ इसके अंदर स्टोर कर देता है। उसके बाद न्यूक्लियस और सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, मोस्टली सारे ऑर्गेनेलीज डिसअपेयर हो जाते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास ये जो आरबीसीज होता है ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है, और उसके बाद ये क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कर रहा होता है। या इसके इसके अंदर जो है मेजर कंपोनेंट्स हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग है। ये क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, यूजफुल सब्सटेंस को ट्रांसफर करता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को दोबारा से हार्ट में ला के देता है। आफ्टर 120 डेज़ इसके जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है, मतलब इसकी जितनी भी रिक्वायर्ड या नेसेसिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो ये इसकी प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ये कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होगा, हमारी स्प्लीन या फिर लिवर में। ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है आरबीसीज का, ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करेगा फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल। अच्छा, हमारे पास तो ये लंग्स से बॉडी सेल में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, ये तो हार्ट से आता है, ऑक्सीजन और लंग्स में आता है, तो ये इस तरह ट्रांसफ़र कर रहा है। हमारे पास हार्ट से एक आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है, हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट की तरफ लाती है, और फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। अच्छा, सेकेंड इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल टू लंग्स। दूसरा फंक्शन क्या है एरिथ्रोसाइट्स का मेजर, कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लेके लाके लंग्स को दे देते हैं। अच्छा, हमारे पास जो ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज का पार्ट है। अच्छा, हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक होता है आयरन रिलीज और दूसरा होता है बाइल पिगमेंट। ये जो आयरन रिलीज होता है ये स्टोर हो जाता है हमारे लिवर में, और जो बाइल पिगमेंट है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीटेड इनटू गट, मींस कि हमारी जीआई ट्रैक्ट में चला जाता है। हमारे जो फेसेस में येलो कलर आता है वो इसी बाइल की वजह से आ रहा होता है। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज हैं, इनको हम पुलिस ऑफ द बॉडी भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इनके साइज़ क्या होते हैं, 70,000 पर क्यूबिक मीटर मिलीमीटर। अच्छा, इसको जो है फर्दर डिवाइड किया गया है, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज को ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स होंगे दैट इज ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिसमें नहीं होंगे वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अच्छा, ग्रेन्युलोसाइट्स को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया, दैट इज बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड स्पिनोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट्स और लिम्फेटोसाइट्स। मोनोसाइट्स को हम फेगोसाइट्स भी कह रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो ये डब्ल्यूबीसीज हैं ये क्या है, कलर एस इरेगुलर इन शेप है। आरबीसीज क्या था, सर्कुलर डिस्क लाइक शेप था, यहाँ पे आपको मेंशन होगा। ये देखिए हमारे पास ये क्या है, रेड सेल्स है, आरबीसीज है। ठीक है,
ल्यूकोसाइट्स जो है WBCs वो क्या है, कलरलेस है, इरेगुलर इन शेप है और न्यूक्लिएटेड है। मीन्स कि इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियर होगा और इसका साइज़ भी क्या होगा, हमारे RBCs से बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ये WBCs है इसका क्या काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को जर्म से महफूज करते हैं। ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स की सेवरल टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें हमारे पास बताया गया है कि टाइप्स ऑफ WBCs क्या हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है, देन उनके जो है एवरेज नंबर और फंक्शन। पहले हम ग्रेन्युलोसाइट्स की देखते हैं कि हमारे पास पहला नाम था न्यूट्रोफिल्स। ये जो है हमारे पास ट्वाइस द साइज़ ऑफ द RBCs होता है। मीन्स कि हमारे पास जो RBCs की साइज़ उसका डबल साइज़ का होता है। न्यूक्लियस जो है इसमें 2 to 5 लोग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। 62% ऑफ WBCs मीन्स कि WBCs में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स की होती है। न्यूट्रोफिल्स करते क्या है, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स बाय फैगोसाइटोसिस। स्मॉल पार्टिकल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल क्या कर रहे होते हैं, दूसरी बॉडी को इंगल्फ कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। सेल ईटिंग प्रोसेस को भी हम फैगोसाइटोसिस कह रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसिनोफिल। इसको हम न्यूक्लियस बाइलोब भी कहते हैं, मतलब इसके न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब्ड होगा। ये 2% ऑफ WBCs है, मतलब सिर्फ 2% प्रेजेंट होता है WBCs में। अच्छा, ये क्या कर रहा होता है, इनएक्टिवेट्स इन्फ्लामेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस अटैक्स पैरासाइट्स। ये क्या कर रहा होता है, इन्फ्लेमेशन को इनएक्टिव करता है, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेगा जिससे क्या हो, हमारे पास इन्फ्लेमेशन इनएक्टिव हो जाए। उसके अलावा क्या करता है, ये पैरासाइट्स पे अटैक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसोफिल्स। इसको हम न्यूक्लियस बाइलोब बोलते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस इसके बाइलोब होंगे कि लेस देन 1% प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, रिलीज़ करता है एक प्रोटीन जिसको हम कह रहे होते हैं हेपेरिन। वो क्या कर रहा होता है, हमारे पास प्रिवेंट कर रहा होता है ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब ब्लड क्लॉट्स ना हो। जहाँ पे हमारे पास हेपेरिन होगा वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये हिस्टामाइन क्रिएट करता है या सिक्रीट करता है जो कि हमारे पास क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इसकी भी दो टाइप्स थी, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। हमारे पास जो मोनोसाइट्स हैं उसमें क्या होगा, 3 to 4 टाइम्स लार्जर देन RBCs होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस शेप इसका क्या होता है, राउंडेड और लोब्ड होता है, मतलब लोब बने हुए होते हैं। ये कितना होता है, 3% ऑफ RBCs है। अच्छा, हमारे पास जो मोनोसाइट्स है वो क्या कर रहा होता है, मैक्रोफेजेस होता है। मीन्स के जो माइक्रो से थोड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय लार्ज पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस। ये भी क्या कर रहा होता है, फैगोसाइटोसिस से लार्ज पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। देन हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, स्लाइटली लार्जर देन, बिल्कुल थोड़े से RBCs। और न्यूक्लियस जो है नियरली ऑक्यूपाइज सेल्स, मतलब न्यूक्लियस इसका इतना बड़ा होता है कि हमारे पास यहाँ पे आप देखिए कि पूरे सेल को कवर कर लेता है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा होता है, इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। किस तरह कि ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को। अब हमारे पास है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, हमारे पास अगर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग होने के बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो, मतलब उसके ऊपर एक रेड सा प्लेट लाइक या कैलस लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ये इसी प्लेटलेट्स की वजह से हो रही होती है। ठीक है। ये क्या कर रहा होता है हमारे पास, अच्छा, ये पहले फॉर्म किस तरह होता है, हमारे पास ये फॉर्म होता है लार्ज प्रीकर्सर सेल से जो कि प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में। ठीक है। कहीं पे भी इंजरी होगी और ये एक्सपोजर टू एयर होंगे, मीन्स कि इनको ऑक्सीजन मिलेगा, ये क्या करेंगे अपने कि क्लॉट बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो रही होती है। हमारे पास ये एंजाइम कौन क्या कर रहा होता है, एंजाइम इन्होंने रिलीज़ किया। एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये एंजाइम जो है वो जो सॉल्युबल प्रोटीन होता है फिब्रिनोजेन, इसको इनसॉल्युबल बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही इनसॉल्युबल बनाता है, पहले क्या हुआ, जैसे ही इंजरी हुई वहाँ से ब्लड निकला तो ये जो प्लेटलेट्स है ये कांटेक्ट विथ एयर हुआ। जैसे ही कांटेक्ट विथ एयर हुआ वैसे ही इसने एक एंजाइम सिक्रीट किया, जो कि एंजाइम हमारे पास क्या करेगा, जो फिब्रिनोजेन सॉल्युबल है ब्लड में उसको इनसॉल्युबल बनाना शुरू करेगा। जैसे ही उसको इनसॉल्युबल बनाना शुरू करेगा तो क्या होगा, अराउंड दी वाउंड एक फाइबर ऑफ नेटवर्क बन जाएगी, फाइबर की नेटवर्क बन जाएगी, जिसको हम कह रहे होते हैं क्लॉट। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।